वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। चलो आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 11। तो बच्चों हम इसमें क्या है, अभी तक हमारे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत ही आप भी खुश थे, हम भी खुश थे, बढ़िया हीट का फ्लो हो रहा था, हीट से हम खेल रहे थे, है ना, फ्लोइंग अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट कर रहे थे। फिर धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में एंट्री होती है हीट करंट, हीट रेजिस्टेंस, थर्मल करंट, थर्मल रेजिस्टेंस, इन सब की, ओ माय गॉड, थर्मल कंडक्टिविटी के लेंथ, एरिया, इन सब की धीरे धीरे एंट्री हो जाती है। यानी कि मेनली आपकी किसकी एंट्री हो जाती है, कंडक्शन की। तो जो आपका अभी तक अच्छा चल रहा था, आपका चैप्टर जो अभी तक अच्छा चल रहा था, वहाँ से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होने लग जाता है। खैर कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा सा बुरा फील होने लग जाता है। चलो बच्चों, हम जो पढ़ रहे थे हीट करंट, थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं, आपके इलेक्ट्रिक करंट से। मैंने आपको पहले भी कंपैरिजन करके बताया था हीट करंट और इलेक्ट्रिक करंट का, है ना। तो रेजिस्टेंस, जो थर्मल रेजिस्टेंस है, उसका फॉर्मूला भी हमने इलेक्ट्रिक करंट के कंपैरिजन के बिहाफ पे ही निकाला था, याद होगा आपको। अगर याद नहीं है तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर देते हैं हीट ट्रांसफ़र, और पीछे मेरा नाम लिख देना, अपने चैनल का नाम प्यारा सा PI राहुल करके, तो आपको चैप्टर पूरे आ जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ा था हीट ट्रांसफ़र, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक कंडक्शन। क्या पढ़ रहे हैं, कंडक्शन। तो बहुत बढ़िया। कंडक्शन में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, कंडक्शन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। कंडक्शन में हमने सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी को कैलकुलेट किया था, याद है, थर्मल रेजिस्टेंस, हीट करंट वगैरह वगैरह। अब उन्हीं सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अब हम क्या करेंगे बच्चों, कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कॉम्बिनेशंस। अच्छा, आपको अच्छे से पता है कि कंडक्शन सबसे अच्छा किस में होता है, मेटल में होता है। किस में होगा, मेटल्स में। तो मैं क्या करता हूँ, एक से ज़्यादा मेटल प्लेटों को कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ। अब बच्चों आपको याद है, आपने इलेक्ट्रिक करंट में वायर्स का या रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ, ये तो याद है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आप दो तरीके से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कहा यार यही बात करते हैं सर, बिल्कुल। और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आप, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये बहुत टिपिकल टॉपिक है। काहे का टिपिकल, अगर इलेक्ट्रिक करंट आता है तो थर्मल कंडक्टिविटी भी आ जाएगा। अच्छा सोच, 10th स्टैंडर्ड की फिजिक्स की बात करते हैं। किसकी, 10th स्टैंडर्ड की फिजिक्स, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी, याद है। हाँ, कुछ कुछ याद है सर। अच्छा, वहाँ पर जो तूने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, तो रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा। हाँ बिल्कुल पढ़ा। वहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 + R2, R1 + R2। इसी के अपोजिट पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा होता है, ऐसा होता है 1/R1 + 1/R2। यही चीज़ थी। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि सारा काम इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है, तो आपको अभी से ही पता लग गया होगा कि सीरीज में जो थर्मल रेजिस्टेंस आएगा वो भी कितना आएगा, R1 + R2। पैरेलल में जो थर्मल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 1/R1 + 1/R2। देखो ये काम किसका है, इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि जैसा काम इलेक्ट्रिक करंट में होगा, सेम काम हीट करंट में होगा। जो काम आप इलेक्ट्रिक करंट में कर रहे थे, सेम काम कहाँ कर रहे हो, हीट करंट में कर रहे हो। बस टर्मिनोलॉजी का फ़र्क है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट बोले, यहाँ हीट करंट बोले। वहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोला, यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस बोला। वहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बोला, यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी बोला। काहे का फ़र्क है भाई, ठीक है। तो नाम का फ़र्क है, लेकिन दोनों क्या है, एक ही जैसे हैं, सेम। दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या है, लगभग सेम है। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहला, सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे बड़े प्यार से, ठीक है। पहले हम दोनों कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद दोनों से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। सर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे यार। अच्छे सर, आप मानोगे तो है नहीं, फिर भी कराओ। चलो पहला हेडिंग डालेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओह माय गॉड, क्या बात कर दी सर आपने, बिल्कुल यही बात है बेटा। छिपेच कुपेच कुपेच,
अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब सुन रहा है ना तू, बोल रहा हूँ मैं। क्या गाना है सर, इतना बकवास गाना गाओ है आप, मुंबई नहीं आ सकते सर। चलो भाई थैंक यू, कोई बात नहीं। एक मेटल की रोड वापस से। अब आप एक से मैं एक बात पूछने वाला हूँ, सुनना ध्यान से करना, ठीक है। ये दो मेटल की रोड है, बड़े प्यार से, ठीक है, ठीक है, दो मेटल की रोड है। मान लो ये रोड नंबर 2 एंड दैट इज रोड नंबर 1। इन दोनों को मैंने क्या किया, सीरीज में कंबाइंड कर दिया। सीरीज में कंबाइंड कर दिया मतलब एक के पीछे एक को चिपका दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मान लो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2, इसकी लेंथ L1 और इसकी लेंथ L2। बोल L2। ओके, चलो सर ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, सही सब कुछ अच्छा लग रहा है। मान लो इसका थर्मल रेजिस्टेंस है R1 और इसका थर्मल रेजिस्टेंस है R2। और बोलाओ, और किस किस की चीज़ ज़रूरत पड़ेगी? R हो गया, K हो गया, एक और चीज़ है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात, क्या इन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग हो सकता है? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बात कर रहा हूँ, क्या इन दोनों रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। काहे नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन करना है, मतलब एक के पीछे दूसरी को चिपकाना है, तो इन दोनों एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। सर अगर अलग अलग हुआ तो एक का कम एक का ज़्यादा। देख, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम, ठीक है? क्या कंबाइंड हुआ पाए? नहीं हो पाए। क्या कंप्लीट हीट करंट फ्लो होगी एक से दूसरे में? नहीं हो पाएगी। सो दैट्स वाई इन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ये ही लॉजिक वाली बात, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, यहाँ से आपने आग लगाई, मान लो इसका टेम्परेचर T1 और यहाँ पर आग पहुँची, इसका टेम्परेचर T2, ठीक है। यहाँ पर जो जॉइंट है उसका टेम्परेचर मान लेते हैं थीटा। जो जॉइंट है उसका टेम्परेचर मान लिया थीटा, ठीक है। अब बोलता है इन दोनों के लिए आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। अच्छा सुनो, जब हम रेजिस्टेंस की बात करी बच्चों, आपने 10th स्टैंडर्ड में जब रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, पैरेलल में भी जाके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया। यहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे, इन दोनों के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट करेंगे ही, साथ ही साथ इन दोनों के लिए इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। आर इक्विवेलेंट मैंने इसको बोला है, और इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ये भी मुझे कैलकुलेट करना है। जब आपने वहाँ पढ़ा था सिर्फ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया था, कंडक्टिविटी, लेकिन यहाँ पे कंडक्टिविटी को भी कैलकुलेट करना है, जिसे मैं बोलूँगा के इक्विवेलेंट, और आपको रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट। यहाँ पर दो टास्क है आपके पास, रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी। वहाँ पर सिर्फ एक टास्क का था, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस और थर्मल कंडक्टिविटी, दो टास्क है। चलो कैलकुलेट करते हैं। अब मुझे बताओ, जब वहाँ पर सीरीज में रेजिस्टेंस है तो आपने रेजिस्टेंस को डिराइव करने के लिए एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था, याद है? हाँ याद आया सर, कुछ आपने क्या किया था, दो रेजिस्टेंस या तीन रेजिस्टेंस जो मैंने सीरीज में दिए थे उन सबका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाया था, याद होगा तो, है ना? ओम्स लॉ के बिहाफ पे सेम काम यहाँ करना है। इसका इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन बना देते हैं। ये लो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा, बोल हाँ या ना यार। अच्छा, ये दो रोड है, अब इन दोनों रोड को आपस में मर्ज कर दूंगा तो क्या मिलेगी? एक बड़ी रोड मिल जाएगी। क्या है ये? छोटी रोड, इसकी लेंथ L1, ये दूसरी रोड, इसकी लेंथ L2। इन दोनों को मर्ज कर दिया, बड़ी रोड दिखाई देगी ऐसी। अच्छा, इस बड़ी वाली रोड की कुल लेंथ कितनी होगी? L1 प्लस L2। इस बड़ी वाली रोड की कुल लेंथ कितनी होगी? L1 प्लस L2। तो L1 प्लस L2। ओके सर, कोई बात नहीं, आई लव यू सर, थैंक यू बेटा।
L1 प्लस L2 खूब एच ये ले भाई। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों सर? क्योंकि दोनों का पहले ही क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर था, तो इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ही रहेगा। अच्छा, अब इसका रेजिस्टेंस हो गया मान ले R इक्विवेलेंट, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी होगी मान ले K इक्विवेलेंट। ऐसा मत करना K1 प्लस K2 कर दो, नहीं, ये दोनों का हमें डिराइव करना है। चलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों इस टॉपिक पर बढ़ें उससे पहले आपको दो फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट हीट करंट और थर्मल। ठीक है बच्चों, तो आपके पास दो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, हीट करंट एंड दैट इज थर्मल रेजिस्टेंस। तो दोनों का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया। अब बच्चों एक बात बताना, अगर इस वाली मतलब फर्स्ट वाली रोड से मैं हीट करंट फ्लो करवाऊँ तो कितनी होगी? H1। पहले इसके लिए रेजिस्टेंस की बात करते हैं। फर्स्ट वाली रोड के लिए रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू L बाई के। वन के लिए बात करता हूँ L1 अपॉन K1 इंटू ए, L1 अपॉन K1 इंटू ए। अच्छा, सेकेंड वाली रोड के लिए रेजिस्टेंस बताओ कितना? L2 अपॉन K2, क्योंकि उसकी लेंथ कितनी है? L2। थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है? K2। और एरिया तो दोनों के लिए सेम है, तो ए लिख दिया। अब हीट करंट की बात करते हैं। हीट करंट का फॉर्मूला डेल्टा टी अपॉन R1, पहली वाली रोड। अब मान लो यहाँ से हीट करंट H1 और यहाँ पे हीट करंट H2। H1 का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टी बाई आर। तो डेल्टा टी अपॉन R1। सिमिलरली H2 इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा टू बाई R2। जो सेकेंड वाले के लिए जो हीट करंट है उसका फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा टी बाई R2। इसके लिए डेल्टा टी बाई R1। उसमें क्या है दिक्कत? भाई अलग अलग रखी हुई है। सपोज मैं क्या कर रहा हूँ कि मान लो कि ये रोड अलग अलग रखी हुई है। अब अगर अलग अलग रखी हुई होती तो पहले वाली से फ्लोविंग करंट H1, दूसरी वाली से फ्लोविंग करंट H2। तो जो पहली वाली है इससे जो फ्लोविंग करंट H1 है उस H1 की वैल्यू क्या होती? डेल्टा टी बाई R1। H2 की वैल्यू क्या होती? डेल्टा टी बाई R2। इसमें कौन सा लॉजिक है भाई? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आपने बोला हमने मान लिया। अब आगे आते हैं। अब अगर मैं बात करूं R1 की, तो यहाँ पर क्या रखते हैं? R1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। H1 इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय R1 बोलो L1 इंटू K1A। ऐसा क्यों किया मैंने? भाई L1 अपॉन K1A रखता, ये K1A बाद में ऊपर चला जाता, सिंपल सी बात है यार। चलो H2 की वैल्यू बताओ, डेल्टा टी, सॉरी एक काम और यहाँ पर करते हैं अपन, सॉरी बच्चों, मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है, दैट इज R2। अच्छा, डेल्टा टी पहली वाली रोड के लिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है? इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रही है H1। अब हीट आपको अच्छे से पता है कहाँ से फ्लो होती है? हाई से लो, यानी कि ये वाला टेम्परेचर हाई है और ये वाला टेम्परेचर लो है। सर एक बात समझ नहीं आई, क्या सर लास्ट टेम्परेचर तो T2 नहीं है? नहीं, पहली वाली रोड का जो टेम्परेचर है वो लास्ट टेम्परेचर कितना है? थीटा। दूसरी वाली रोड के लिए जो फर्स्ट टेम्परेचर है वो भी कितना है? थीटा। तो यहाँ पर इस वाली रोड के लिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? T1 माइनस थीटा। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना लिखूँ? T1 माइनस थीटा अपॉन R1, सिंपल। H2 दूसरी वाली रोड के लिए टेम्परेचर डिफरेंस थीटा माइनस T2। क्यों? क्योंकि हीट अभी भी कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है? यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है। अब हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? हाई से लो, तो दैट इज थीटा माइनस T2 अपॉन R2। ये होगी आपके इंडिविजुअल अलग अलग रोड की बातें। ये क्या हुई? इंडिविजुअल अलग अलग रोड की बातें। अब बच्चों एक बात और करते हैं, क्या सर? मैं क्या करता हूँ, अब ये तो हुई अलग अलग रोड के लिए बात, थोड़ा सा टॉपिक पर ध्यान दें। क्या मैं नीचे दिख सकता हूँ? कितना लिख सकता हूँ? एक बार मैं स्पेस देख लेता हूँ। बहुत बढ़िया सर। अब अगर बच्चों में बात करूँ खोपच इस वाली रोड की, किसकी? इसकी। मान लो इस वाली रोड से टोटल हीट कितनी फ्लो हुई? H। इस बड़ी रोड से जो हीट फ्लो हुई वो कितनी हुई? H। अब बात करता हूँ रोड की, तो इससे जो हीट फ्लो हुई वो कितनी हुई? H।
एच का फॉर्मूला डेल्टा टी बाई आर। अब आर कौन सा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आर कौन सा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस रोड के लिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना? ये रोड किससे मिलके बनी हुई है? इन दोनों रोड से मिलके बनी हुई है। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस T1 और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस टेम्परेचर T2। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? T1 माइनस T2। क्यों? क्योंकि ये वाली रोड है ना, ऐसे है, कंबाइंड रोड है। ये बड़ी रोड जो बनाई हुई है ये क्या है? कंबाइंड रोड है। अब बीच में जंक्शन पर कितना टाइम है उससे मुझे कितना टेम्परेचर है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना मुझे किससे है? इस वाले एंड पर टेम्परेचर और इस वाले एंड पे टेम्परेचर। तो इस वाले एंड पर टेम्परेचर कितना है? T1। इस वाले एंड पे टेम्परेचर कितना है? T2। आई बात समझ? तो इस पूरी रोड का ऐसे देखा जाए तो ये क्या दिखाई देगी आपको? एक बड़ी रोड दिखाई देगी जिस पर टेम्परेचर कितना है? T1 और T2। उसकी लेंथ कितनी है? L1 प्लस L2। इसका रेजिस्टेंस कितना है? R इक्विवेलेंट। कंडक्टिविटी कितनी है? K इक्विवेलेंट। थैंक यू बच्चों। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना लिखूँ? T1 माइनस T2 अपॉन R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। ये बात हुई बच्चों आपके तीनों रोड। इसकी अलग बात कर ली, इसकी अलग बात कर ली, इन दोनों की कंबाइंड अलग बात कर ली। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक क्यों? देखो एक बात बताओ, जितनी करंट आपने यहाँ से दी उतनी ही इस रोड में जाएगी और उतनी ही यहाँ से बाहर निकलेगी। मान लो इस रोड की बात करें तो यहाँ से कितनी H करंट अंदर निकल रही है और इधर से H करंट बाहर निकलेगी। अब यहाँ से देखो, यहाँ से भी आपने कितनी दी? H, और यहाँ से बाहर कितनी निकल रही है? H। अब जो सीरीज में क्या है, ये जितनी करंट अंदर गई उतनी ही वापस बाहर निकलेगी। मतलब जितनी करंट इस रोड नंबर 1 में एंटर हुई उतनी ही करंट रोड नंबर 2 से भी बाहर निकलेगी, क्योंकि करंट में कोई चेंज आने वाला नहीं है। काहे का चेंज आएगा भाई? आप गर्म सिर्फ इसे कर रहे हो, गर्म सिर्फ इसे कर रहे हो, तो हीट तो यहाँ से दे रहे हो, तो जितनी हीट इधर जाएगी उतनी ही हीट इधर जाएगी और उतनी ही हीट बाहर निकलेगी। तो H1 बराबर है H2 के, बराबर है कैपिटल H के। तो लॉजिकली H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू कैपिटल H, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट करंट सेम होती है। स्टार पॉइंट लिखो भैया। इन सीरीज कॉम्बिनेशन टू कॉम्बिनेशन, बड़े प्यार से ये फर्स्ट डेरिवेशन बता रहा हूँ, अगला वाला मैं उड़ा दूंगा। हीट करंट रिमेन सेम। ओ माय गॉड, इतना बड़ा लॉजिक सर, बहुत ही बढ़िया। रिमेन्स सेम, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट करंट क्या होती है? सेम होती है। मतलब ई कि H1 इजिकल टू H2 इजिकल टू कैपिटल H, यानी कि इन दोनों से निकलने वाली अलग अलग हीट करंट भी बराबर होगी, और दोनों का कंबाइंड ले लो तो भी हीट करंट कितनी होगी? बराबर। मतलब यहाँ से मान लो 2 जूल पर सेकंड की हीट निकल रही है, तो यहाँ से भी 2 जूल पर सेकंड की हीट निकलेगी। इन दोनों को कंबाइंड कर दो तो भी कितनी निकलेगी? 2 जूल पर सेकंड। अब आपको ये बात पता लग गई, H1 इजिकल टू H2 इजिकल टू कैपिटल H, H1 इजिकल टू H2 इजिकल टू कैपिटल H। ओ माय गॉड, ये क्या बात कर दी? मतलब दिस इजिकल टू दिस इजिकल टू दिस, दिस इजिकल टू दिस इजिकल टू दिस। अब क्या करें सर हम? अब आपको क्या करना है सुनो। लेकिन बच्चों, आपका जनरल दिमाग क्या कहता है कि सर दोनों की हीट करंट को क्या कर दो? ऐड कर दो। दोनों की हीट करंट को क्या करो? ऐड कर दो। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, देख सुन रहा है ना तू। हम क्या करते हैं अब? दिस यहाँ से T1 माइनस थीटा की वैल्यू निकालो। T1 माइनस थीटा इज इक्वल टू H1R1। इसको क्या किया? इधर मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली T2 माइनस थीटा इज इक्वल टू H2R2। आपको पता है कि मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि H1 और H2 आपस में बराबर है, बट फिलहाल हम उसका छिड़कानी नहीं कर। इधर आ जाओ। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू H इंटू R इक्विवेलेंट। सबको क्या कर दिया? एक ही लाइन में लेके आ गया। ठीक है, बड़े तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। ये कहाँ से आई? कुछ नहीं है, बस इसको सिंपल ट्रांसफर कर दिया।
इस H1 और R1 को मल्टीप्लाई कर दिया, इस H2 और R2 को मल्टीप्लाई कर दिया, इधर R इक्विवेलेंट और हीट करंट को मल्टीप्लाई कर दिया, वो सारी चीज़ लिख दी मैंने। बोल हाँ या ना यार? सर बहुत सही जा रहे हो आप, बहुत सही, थैंक यू बेटा। अब देख, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दो, खपाच खुपाच। और जो ध्यान देना, मैं सीरीज कॉम्बिनेशन ही है जो इतना प्यार से समझा रहा हूँ, इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन तो उड़ेगा। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। बस सर आप मुंबई नहीं आ सकते, कितनी बार बोला जाए आपको? थैंक यू बेटा। यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी और आप कुछ बोले भी नहीं, सॉरी सर, हमने खुद ने ध्यान नहीं दिया। अब इन दोनों को जब ऐड करेगा तो माइनस का थीटा प्लस का थीटा खल्लास, तो कितना बचा? T1 माइनस T2, इधर क्या बचा? T1 माइनस T2। ऐड कर रहे हैं, सिंपल ऐड, सिंपल ऐड। तो माइनस थीटा और प्लस थीटा तो खल्लास, T1 माइनस T2, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। H1, और यार एक बात, H1 R1 प्लस H2 R2, ऋतिक रोशन, वाओ सर। अब इसको थोड़ा सा और काम पर जाते हैं, T1 माइनस T2। तुझे पता है क्या, तुम्हें खबर है H1 और H2 आपस में बराबर है? H1 और H2 आपस में बराबर है, और अगर H1 H2 आपस में बराबर है तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा? R1 प्लस R2 बच जाएगा सर, वेरी गुड। इक्वेशन नंबर चतुर्थ। अब देखो अब क्या करें सर, अब क्या करें? देखो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 को बड़े प्यार के साथ में देखो, देखा इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 3 को? अरे हाँ, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू दिस एंड T1 माइनस T2 इज इक्वल टू दिस, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों का LHS बराबर, तो इनका RHS भी बराबर। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से देखा जाए तो LHS बराबर तो RHS बराबर, तो H इंटू आर इक्विवेलेंट, H इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू H इंटू R1 प्लस R2। भाई इनका एक साइड बराबर थी तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली मैंने खुद से बराबर कर दी, और आपको अच्छे से पता है कि इस H ने H को मार डाला। यहाँ क्या बच गया? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। रावण 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 रावण, रावण 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 टन टन। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यानी कि जो इन दोनों को मर्ज करने पर जो बड़ी रोड आई है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? R1 प्लस R2। ओ माय गॉड बच्चों, डेरिवेशन आपको इसका याद रखना है, इसके डेरिवेशन से आप ऑटोमेटिकली थर्मल कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। कैसे बताता हूँ, कॉपी कर यार, यहाँ तक कॉपी करो। इस रिजल्ट को मैं वापस से यहाँ लिख देता हूँ बड़े प्यार के साथ में। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ओ माई गॉड सर, इतना बढ़िया रेजिस्टेंस हो गया। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना होता है? दोनों के रेजिस्टेंस का सम। खुपच 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 खुपच। अब क्या करें सर? अब आओ थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। अब सुनो, सुन रहा है। थर्मल कंडक्टिविटी को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये फॉर्मूला आता है, बिल्कुल आता है सर। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, R फॉर राहुल, वाओ सर, R1 प्लस R2। बोल हाँ या ना? कुछ मत करो, R इक्विवेलेंट की जगह रखो। R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला L/KA, L/KA। बहुत बढ़िया, यही है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, L/K। इक्विवेलेंट की टोटल लेंथ कितनी है? L1 प्लस L2, दैट इज L1 प्लस L2। खपाच खपाच रखा, ओके। इक्विवेलेंट के लिए थर्मल कंडक्टिविटी K इक्विवेलेंट, तो थोड़ा सा इसको प्यार से ऐसा लिख लिया जाए, K इक्विवेलेंट। तो मैंने किसका फॉर्मूला लिख दिया? ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की टोटल लेंथ कितनी है? L1 प्लस L2। इसका थर्मल कंडक्टिविटी K इक्विवेलेंट, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A। खत्म। आओ R1 के लिए बोलो फॉर्मूला, R1 के लिए L1/K1। बहुत सही जा रहे हो सर, कुछ करोगे आप, तूफान करोगे। अच्छा, R2 के लिए फॉर्मूला 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 ये रहा सर, L2/K2। खपच 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 खपच, ओके। इस A ने यहाँ से A कॉमन आया, ये A कट गया, तो फाइनली L1 प्लस L2 खुपच खुपच K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1/K1 प्लस L2/K2।
ए कहाँ गया, अरे इधर से ए कॉमन ले ले और यहाँ पे भी ए है, कट जाएगा यार। के इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालो, कुछ के इक्विवेलेंट, इस के इक्विवेलेंट को इधर लेके जाओ और इस पूरी टर्म को नीचे लेके आओ। तो फाइनली आपका के इक्विवेलेंट आएगा L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। सिंपल। सर ये सिंपल है तो हार्ड किसे बोलते हैं भाई? पूछो। आपको थर्मल कंडक्टिविटी याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात तो थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ये आना चाहिए, पता होना चाहिए कि सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है। दूसरी चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला L अपॉन KA होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला L अपॉन K, डायरेक्ट पुट करो, वैल्यू निकालो। सेम काम हम पैरेलल में करने वाले हैं तो कॉपी कीजिए। ये आ गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये आ गया आपकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी, L1 प्लस L2 अपॉन L1 डेंसिटी, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस। मुद्दे की बात ये है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट में सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, R1 प्लस R2। सेम यहाँ होता है। सर 2 लोड लिया आपने, 2 क्यों ली, 3 ले लो, 3 ले ले, R1 प्लस R2 प्लस R3। 4 ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R4 प्लस R4। जितना जीता चलेगा उतना ज़्यादा आगे सम करता जा। मेरे को क्या प्रॉब्लम, सम करना तेरे को है। क्लियर है? चलो कॉपी करो। नेक्स्ट बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों उम्मीद नहीं, मुझे वरन पूर्ण विश्वास है कि आपने एक कॉमन खत्म कर लिया होगा। तो चलो मैं सारा डेटा सेम रखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा प्यारा सा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बना देता हूँ। जालिम आदमी तो आपको तो कुछ नहीं है सर, हमें तो दोबारा कर लिखना पड़ेगा, तो दोबारा लिखो भाई। आपने तो मिटा के सर काम ख़त्म कर दिया। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आपको अच्छे से पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्ट कैसा आने वाला है, इनवर्स। बोले तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बोल हाँ या ना? सर ये काम तो कहाँ होता था, ये कैसे पता चला, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो काम इलेक्ट्रिक में हुआ था वही काम यहाँ होगा। तो बड़े प्यार से लिखेंगे पैरेलल। मैं बहुत फास्ट चलने वाला हूँ। क्यों सर, ऐसा क्यों, कहाँ जाना है आपको? मुझे कहीं नहीं जाना, लेकिन मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन बता दिया है। मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन बता दिया है, तो उसके बाद में पैरेलल कॉम्बिनेशन में इतनी खास प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। देखो ये रोड, एक काम दो काम, यहाँ पे कंसेप्ट समझ लेना, बाकी सारा काम सेम हो जाने वाला है। ये रोड एक और, अब ये 2 रोड लेके आया मैं बड़े प्यार से। दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है क्या? हाँ सर अच्छे से दिख रही है। अब सुनो, इन दोनों में सीरीज में तो क्या थी, लेंथ अलग अलग थी और एरिया सेम था। पैरेलल में क्या होगा, लेंथ सेम होनी चाहिए। पैरेलल में क्या होनी चाहिए, लेंथ इन दोनों की सेम होनी चाहिए, लेकिन क्रॉस सेक्शनल अलग अलग एरिया का हो तो भी चलेगा, सेम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग हो तो भी चलेगा और सेम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्मल कंडक्टिविटी तो दोनों की डिफरेंस है, मान लो K1 K2, इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका रेजिस्टेंस R2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या होगा, सुन लो, कंसेप्ट पूरा अपन यही समझेंगे डायग्राम में ही। खुपाच मान लो इसका इक्विवेलेंट बनाया तो कुछ ऐसा मोटू सा मेरे को सिलेंडर टाइप मिलेगा। भाई 2 पाइप है, नहीं समझ में आया, एक सिलेंडर दूसरा सिलेंडर। अब इन दोनों सिलेंडर को एक के ऊपर एक मैंने ऐसे रखा, तो इन दोनों को मर्ज करने के लिए, इन दोनों को मिक्स करने के लिए मुझे क्या चाहिए कि इनकी लेंथ बराबर हो। लेंथ कम ज़्यादा हुई तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, अगर लेंथ बराबर है तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। बोल हाँ या ना? बिल्कुल सही। अब जब इन दोनों की लेंथ बराबर है, ये ज़रूरी नहीं है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इनका बराबर हो। मान लो इसे लेता हूँ, पेंसिल ले, सपोज यहाँ तक की बात करते हैं, इसको भूल जाओ, केप को हटा देते हैं, इतना। अब इन दोनों की लेंथ क्या है, बराबर, तो मैं इनको आपस में मर्ज कर सकता हूँ। क्रॉस सेक्शनल एरिया इन दोनों का कम ज़्यादा है, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसी तरीके से तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो बराबर हो कोई दिक्कत नहीं है। बस पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाने के लिए दोनों रोड की लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम रख दी सर। एक का थर्मल कंडक्टिविटी K1, दूसरे का थर्मल कंडक्टिविटी K2, एक का रेजिस्टेंस R1, एक का रेजिस्टेंस R2। इन दोनों को मैंने जब मर्ज किया तो मुझे एक मोटू सा सिलेंडर मिला। इन दोनों को जब ऐसे मर्ज किया तो मुझे क्या मिला, मोटू सा सिलेंडर। देखो
जब पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन था तो एक बड़ी सी रोड मिली थी सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया की, और अब जो मुझे रोड मिलेगी जब पैरेलल कॉम्बिनेशन किया तो जो रोड मिला वो एक मोटा सा सिलेंडर मिला जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका था A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नालायक का, वही नालायक इधर आ रहे, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना A1 प्लस A2, और इसकी लेंथ भी कितनी L, इसकी लेंथ कितनी है L। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K इक्विवेलेंट, इसका थर्मल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट जो मुझे निकालना। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। अब बात करते हैं, मान लो यहाँ टेम्परेचर T1 और यहाँ टेम्परेचर T2, यहाँ टेम्परेचर T1 और यहाँ टेम्परेचर T2। फिर यहाँ पे जॉइंट टेम्परेचर, जैसे वहाँ पे थीटा लिया था यहाँ पे थीटा लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? थीटा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। थीटा कहाँ होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ऐसा जॉइंट मिलता है आपको। वहाँ पे क्या होता है, मिडल में एक जॉइंट मिल जाता है। क्या यहाँ पे ऐसा कहीं पॉसिबल है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या मिडल में कोई जॉइंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर बीच के जो थीटा टेम्परेचर की जरूरत नहीं, तो दैट इज T1, दैट इज T2। अब बात करते हैं हीट करंट की। किसकी? कुपच हीट करंट। मान लो यहाँ से आप इसमें हीट करंट H फ्लो करवा रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ हीट करंट यहाँ जाएगी और कुछ यहाँ जाएगी। अब मुझे बताओ कि दोनों पे जो हीट करंट जाएगी वो अलग अलग होगी या सेम होगी? यहाँ पे हीट करंट अलग अलग होगी, H1 दैट इज H2, और निकलने वाली हीट भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो जो टोटल हीट निकलेगी वो H इजिकल टू क्या होगी, H1 प्लस H2। यहाँ पे भी मान लो H करंट फ्लो करवाई, ये भी H करंट। तो यहाँ पर जो हीट फ्लो करवाओगे वो इन दोनों रोड में फ्लो होने वाली हीट करंट के सम के इक्वल होती है। तो यहाँ पे बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन हीट करंट। सर बहुत जालिम आदमी हो आप, थैंक यू बेटा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हीट करंट कैपिटल H इज इक्वल टू H1 प्लस H2, ऐसा होता है। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है R1 क्या है, H1 क्या है, R2 क्या है और H2 क्या है। अरे यार मैंने वो भी मिटा दिया क्या? ओह हो धोखा हो गया, तो दोबारा लिखना पड़ेगा। चलो लिखते हैं। हाँ भाई, R1 की वैल्यू सर सिंपल L1 अपन K1 इंटू A1। यहाँ पर लेंथ तो दोनों की सेम है इसलिए L रखा। R2 इज इक्वल टू L अपॉन K2 इंटू A2। बोल बढ़िया, बराबर। हीट करंट डेल्टा T बाई R1, हीट करंट H1 ये H2, डेल्टा T बाई R2। क्या दिक्कत है भाई, सारा काम वही चल रहा है, जल्दी जल्दी करेंगे। H1 टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T1 माइनस T2 अपॉन R1। H2 यहाँ पे भी कितना है, T1 माइनस T2। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहता है बच्चों। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहता है, हीट करंट अलग अलग होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग था और हीट करंट सेम थी। याद कर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वहाँ पे भी एक बार तो इलेक्ट्रिक करंट सेम थी और वोल्टेज डिफरेंट था, और दूसरे केस में वोल्टेज अलग अलग हीट करंट अलग अलग थी और वोल्टेज सेम था। तो वही काम है, वोल्टेज की जगह यहाँ पे टेम्परेचर सेम हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये काम हो गया। अब बात करते हैं इसकी। तो इक्विवेलेंट हीट मान लो H, इससे फ्लो होने वाली H। हाँ भैया, डेल्टा T इजिकल टू R इक्विवेलेंट। इसके लिए हीट करंट क्या होगी, डेल्टा T अपॉन R इक्विवेलेंट। डेल्टा T इसका भी कितना, T1 माइनस T2 अपॉन R इक्विवेलेंट, जो आपको निकालना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मैंने किसकी मदद ली थी, हीट करंट की। कैसे, H1 इजिकल टू H2 इजिकल टू कैपिटल H। यहाँ पे भी किसकी मदद लूँगा, हीट करंट की। कैसे, कैपिटल H इजिकल टू H1 प्लस H2। बोल हाँ या ना, वैल्यू पुट करो, काम खत्म करो। H की जगह T1 माइनस T2 अपॉन R इक्विवेलेंट इजिकल टू H1 की जगह कहाँ गया, H1 ये रहा, T1 माइनस T2 अपॉन R1 प्लस H2 की जगह ये रहा, T1 माइनस T2 अपॉन R2।
क्या किया, कुछ खास नहीं किया, जहाँ वैल्यू थी वैल्यू पुट कर दी। कैपिटल एच की वैल्यू डेल्टा टी अपॉन आर इक्विवेलेंट, इसके लिए कैपिटल एच कितना होगा हीट करंट, डेल्टा टी अपॉन आर इक्विवेलेंट। सो दिस इज दिस। यहाँ पर भी टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T1 माइनस T2। H1 के लिए T1 माइनस T2 अपॉन R1 और H2 के लिए क्या है T1 माइनस T2 अपॉन R2, वही वैल्यू पुट कर दी मैंने। T1 माइनस T2 से T1 माइनस T2 ये कॉमन लेके कट गया। ये कैसे कटा मालूम है, कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूँ लिख के। T1 माइनस T2 अपॉन R इक्विवेलेंट, यहाँ से मैंने क्या किया, T1 माइनस T2 को कॉमन ले लिया, खूब अच्छा, T1 माइनस T2 को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये T1 माइनस T2 थी, ये T1 माइनस T2 कट गया। अब समझ में आया, एक स्टेप कम लिख दी थी मैंने, सॉरी बच्चों। यहाँ क्या बच गया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। यहाँ क्या बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। दैट मीन्स ये क्या आ गया आपका थर्मल रेजिस्टेंस, किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। थर्मल रेजिस्टेंस याद कर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में भी यही आया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही आया था, हाँ यही आया था। अच्छा क्या निकालना है एक और, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, आर इक्विवेलेंट। हाँ आर इक्विवेलेंट के लिए थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होती है, अब देखना बात को। आर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट एल अपॉन, इसकी लेंथ कितनी है एल, थर्मल कंडक्टिविटी इसके लिए के इक्विवेलेंट, थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है के इक्विवेलेंट। एरिया कितना है A1 प्लस A2, टोटल एरिया कितना है इसका A1 प्लस A2। यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालोगे इसके लिए तो कितना आएगा, L अपॉन के इक्विवेलेंट अपॉन A1 प्लस A2, यही आएगा। कैसे आया, अरे भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला L अपॉन के, इसके लिए बात करूँ तो इसके लिए रेजिस्टेंस कितना R इक्विवेलेंट, इसके लिए लेंथ कितनी स्मॉल l, इसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी कितनी के इक्विवेलेंट, इसके लिए टोटल एरिया कितना A1 प्लस A2, खत्म। अब बच्चों R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये है, तो 1 अपॉन R का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। 1 अपॉन R का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, इसका क्या हो जाएगा, कुछ नहीं सर उल्टा कर दो, के इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 अपॉन, ऐसा कर दो। R इक्विवेलेंट का ये तो 1 अपॉन R का ये, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब मैं जो ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, ठीक है। के इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 अपॉन स्मॉल l, ठीक है। इधर आ जाओ, 1 अपॉन R1, R1 की वैल्यू कितनी है L अपॉन K1 A1, तो 1 अपॉन R1 की इसका उल्टा कर दो, तो दैट इज K1 A1 अपॉन L। 1 अपॉन R2, R2 की वैल्यू कितनी L अपॉन K2 A2, 1 अपॉन R2 के लिए इसको उल्टा कर दो, तो K2 A2 अपॉन L। ये 1 अपॉन L, ये 1 अपॉन L, ये 1 अपॉन L, 1 अपॉन L यहाँ से कॉमन आके इसको मार देगा, तो फाइनली क्या बच जाएगा, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2। यहाँ से 1 अपॉन L कॉमन लेके कट कर दिया, और ये A1 प्लस A2 जो था इसे मैंने नीचे डिवाइड कर दिया, इसे मैंने नीचे डिवाइड, ये आ गया आपका थर्मल कंडक्टिविटी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला थोड़ा सा इजी आ जाता है, तो चाहे आप इसे याद कर लो, और अगर याद नहीं होता है, लर्न नहीं होता है, तो इतना तो पता है ना, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना। सर आपने 2 रोड ली, 3 रोड ले लूँ मैं, कुछ नहीं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, 4 ले लूँ, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4, 5 ले लूँ, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, बस करो ना यार, ठीक है, हो गया काम। दैट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, तो हम उन्हीं एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे और इस चैप्टर को, इस लेक्चर को फिनिश करने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, हो गया होगा बच्चों आपका। अब इसी से रिलेटेड, सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक प्यारा सा, एक नन्हा सा, एक मुन्ना सा क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। ये क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ था, लेकिन कैसे पूछा हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने उसमें कुछ थोड़े सा एडिटिंग किया है, उसके बाद आपके सामने ये क्वेश्चन प्रस्तुत किया गया है। सर आप मुंबई नहीं आ सकते, थैंक यू बेटा,
ठीक है बच्चा पार्टी, तो रेडी रहे हो आप लोग। और पेश है आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन जिसका नाम है एग्जाम्पल नंबर 1। ओह माय गॉड, खुबच 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 चलो, पहला पहला प्यार है और पहला पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है भैया है मम 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 ओके, आपके पास दो रोड है, सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। खड़ाखट पन्ने पलटो और सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी ले लो। ले ली, बहुत बढ़िया। मैंने क्या किया, दो रोड को आपस में वेल्ड कर दिया, दो रोड को आपस में वेल्ड कर दिया। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है के कितनी है, कितनी 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 है थर्मल कंडक्टिविटी। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, वो देख लिया, बहुत बढ़िया, चीटिंग कर दी मैंने। के और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2K। इसकी लेंथ है 3L और इसकी लेंथ है L। बोल हाँ या ना, इसकी लेंथ है L और इसकी लेंथ है 3L, बहुत बढ़िया। इसका टेम्परेचर बच्चों ये है ना, मेरी ड्राइंग में प्रॉब्लम है, ठीक है, बट आप ऐसा मत करना, ये सिमेट्रिक है बिल्कुल। अच्छा, इसका टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर कितना 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 लो, फेवरेट नंबर बोलो, 10 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू सर। मान लो यहाँ पर, कहाँ पर, इसके जॉइंट पर जो टेम्परेचर है थीटा, वो आपको निकालना है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट का थर्मल कंडक्टिविटी आपको निकालनी है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलो कैलकुलेट करते हैं। मान लो ये रोड नंबर 1 है, ये रोड नंबर 2 है, ओके। वैसे तो वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई कर सकते हो, वरना मुझे तो बताना ही है। चलो R1 सर, R1 इजिकल टू L1 अपॉन K1 इंटू A1। बोल हाँ या ना। अब आपको अच्छे से पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्रॉस सेक्शनल एरिया आपस में बराबर होता है। सो A1 इजिकल टू A2 इजिकल टू A मान लिया मैंने। लेंथ कितनी, स्मॉल l। थर्मल कंडक्टिविटी कितनी, K। एरिया कितना, A। तो सिंपल सा फॉर्मूला बन गया R1 का L अपॉन KA। R2 L2 अपॉन दूसरे का कंडक्टिविटी अपॉन एरिया। लेंथ कितनी है, 3 टाइम्स ऑफ L। लेंथ कितनी है, 3 टाइम्स ऑफ L। थर्मल कंडक्टिविटी कितनी कितनी कितनी, 2K। एरिया कितना, एरिया सेम है सर। सर सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, R इक्विवेलेंट इजिकल टू R1 प्लस R2। वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकालो। R1 की वैल्यू L अपॉन KA प्लस R2 की वैल्यू 3L अपॉन KA। सम करो, एडिट करो, कितना हो गया, एडिट किया, सम करो, नहीं, ओके। 4L बाई KA कितना हो गया, ये 4L बाई KA। सर कुछ गड़बड़ है, ये रही। अब बोलो कितना हो गया, 5/2L। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, इतनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 5L अपॉन KA। इसके लिए सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 5/2L अपॉन KA। क्लियर है, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी इन दोनों रोड को आपस में मर्ज करोगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, दिस। थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी, थर्मल कंडक्टिविटी सर अब बस ये ख़राब काम है। वैसे तो मुझे फॉर्मूला याद है, लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ से अब या तो आप फॉर्मूला याद करो या फिर स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब R इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला कितना होगा, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बोलो। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू टोटल लेंथ अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू एरिया, ये होता है। सो यहाँ से टोटल लेंथ कितनी, 3L प्लस L, या ऐसा लिख देता हूँ L प्लस 3L टोटल लेंथ। टोटल थर्मल कंडक्टिविटी K इक्विवेलेंट, एरिया A है ही सही। यहाँ कितना बच गया, 5/2L अपॉन KA। यानी क्या किया, R इक्विवेलेंट की जगह ये फॉर्मूला पुट कर दिया, R इक्विवेलेंट की जगह ये फॉर्मूला पुट कर दिया। टोटल लेंथ कितनी आई, L प्लस 3L 4L।
इस एरिया से ये एरिया कट, यहाँ कितना बचा, के इक्विवेलेंट बचा, 3l + l 4l, एरिया से एरिया कट, यहाँ क्या बच गया, के इक्विवेलेंट बराबर 5/2 l/k, 5/2 l/k। इस l ने इस l को मार डाला, सोल्व करो तो के इक्विवेलेंट की फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, 8/5 टाइम्स ऑफ के। तो टोटल के इक्विवेलेंट कितना आया, 8/5 के इक्विवेलेंट कितना आया, 8/5 के। तो इसका के इक्विवेलेंट कितना है, 8/5 के। चलो ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, पक्का। इसके जंक्शन का टेम्परेचर निकालते हैं, इसके जंक्शन का टेम्परेचर। आपको अच्छे से पता है कि दोनों से फ्लो होने वाली हीट करंट आपस में बराबर है, दोनों से फ्लो होने वाली हीट करंट क्या है, बराबर है। हीट करंट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखो ΔT/R1, यहाँ पे लिखोगे ΔT/R2। पहले वाले के लिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना, 100 - थीटा, 100 - थीटा। R1 कितना, l/Ka। दूसरे वाले के लिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना, थीटा -10 डिग्री, थीटा -10 डिग्री। R2 कितना, R2 ये रहा, 3/2 l/Ka, ऐसा ही है, 3/2 l/Ka। अब यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दो, बाकी को मर्ज पर है, ये l/K ऐसे ही है, पूरा l/K कट। फाइनली क्या मिला, 100 - थीटा और थीटा -10, क्या होगा, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इसको सोल्व करोगे तो ऐसा आएगा, 300 - थीटा = 2 थीटा -10। दिस सिंपल ट्रांसफर है, ट्रांसफ़र करना आपको आना चाहिए। 300 - 3 थीटा = 2 थीटा -10, 20। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सबको काम खत्म हो गया। सोल्व करो, थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, चलो मैं ही कर देता हूँ। 5 थीटा = 300 में से 20 गया, कितना बचा, 280। तो फाइनली थीटा = कितना आया, 25, 5, 3, 6, 56 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जंक्शन का टेम्परेचर कितना है, 56 डिग्री सेल्सियस। कॉपी करो यहाँ तक। अब इसके बाद एक बार क्वेश्चन वापस से स्टार्ट होगा, यहाँ तक कॉपी करो, इसके बाद वापस से कुछ तूफानी करेंगे। तो इतने तूफान कम है, हो गया बच्चों। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एडिट, जो एग्ज़ाम में पूछा गया था वो ये था, आपको ये दोनों सारी चीज़ें दी हुई थी, ठीक है। आपको R1 R2 की वैल्यू भी दी हुई थी, K1 K2 की वैल्यू भी दी हुई थी। आपको उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि अब अगर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों रोड्स को उल्टा कर देता हूँ। मतलब अब 2K वाली को 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके आता हूँ और K वाली को कहाँ लेता हूँ, 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या बीच का जो जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा या नहीं, अगर होगा तो कितना होगा, चेक करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने ऐसा किया, इसको कुपच। अरे रोड गलती बनी सर, इतना ख़राब डायग्राम बनाते हो ना आप। ये बन गया, ये रोड और ये रोड और कैसा, यानी कि 3L वाली को कहाँ लेके आ गया मैं, ये 2K इसका थर्मल कंडक्टिविटी, ये 3L इसकी लेंथ और 100 डिग्री सेल्सियस पे मैं से लेके आ गया। 10 डिग्री सेल्सियस पे कौन है, 10 डिग्री सेल्सियस पे है आपका थर्मल कंडक्टिविटी K और जिसकी लेंथ कितनी है L, यानी कि उल्टा कर दिया। अब इस L वाली को इधर लेके आ गया, 3L वाली को इधर लेके आ गया। तो वो ये जानना चाहता है, उसकी जिज्ञासा है कि यहाँ पर टेम्परेचर, जो जंक्शन का जो टेम्परेचर है, क्या वो चेंज होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा। क्या लगाएं, क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट लगा दो भैया, क्या दिक्कत है। सुन रहे हो तो सिंपल सी बात है, कुछ भी करो सर, लेकिन हीट करंट तो बराबर फ्लो होगी या नहीं होगी। यानी कि यहाँ से अगर H1 फ्लो करवा रहे हो तो यहाँ से जो H2 होगी, जो वो दोनों क्या होगी, बराबर होगी। दैट मीन्स H1 = H2 होगा। H1 = H2 मतलब ΔT/R1 = ΔT/R2, यही होगा। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। अब क्या हुआ,
R1 और R2 आपस में चेंज हो गए। पहले R1 क्या था, ये, अब R2 क्या है, R1 क्या है, ये है। यानी पहले रोड ये थी जिसकी लेंथ स्मॉल l है, उसे हमने रोड नंबर 1 नाम दिया था, और जिसकी लेंथ स्मॉल 3l है उसको मैंने रोड नंबर 2। अब उल्टा कर दिया, अब तो सारी चीज़ उल्टी हो गई सर। 3l वाली तो हो गई रोड नंबर 1 और l वाली हो गई रोड नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है। टेम्परेचर डिफरेंस बोलो। फर्स्ट के लिए टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस थीटा, इसको लिख दूँ 100 माइनस थीटा। R1, इसके लिए रेजिस्टेंस कितना है बोलो भैया, इसके लिए रेजिस्टेंस 3/2 L/Ka, यही है, यही है। इस वाली रोड के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा, L/K अप्लाई करो, इसका L कितना 3L, K कितना 2K, तो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 3/2 × L/K। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस थीटा माइनस 10, इसका रेजिस्टेंस L/Ka, खत्म। आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। L/Ka से L/Ka कट, L/Ka से L कट, इसको सोल्व करो तो फाइनली क्या हो जाएगा 100 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये 3/2 कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/2 थीटा माइनस 10, ये थीटा माइनस 10 ये 100 बढ़ेगा। मैंने क्या किया, इस 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज। अब देखो इस 2 को इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बना 2 × 100 माइनस थीटा इज इक्वल टू 3 × थीटा माइनस 10, यही बना, यही बना, ठीक है। सोल्व करो इसको, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 200 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा माइनस 30, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना बन गया 30। सोल्व कर लो भैया इसको, ये 2 थीटा इधर आया तो कितना बना 5 थीटा, ये माइनस का 30 इधर गया तो कितना बना प्लस का 30। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है क्या, ओ 300 और ये माइनस का 20 इधर जाएगा तो प्लस होगा, यानी कि ये बनेगा 320, बोलते नहीं हो यहाँ, और आंसर आएगा आपका 64 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्या किया, यहाँ पे -20 है ना, 300 में से 20 माइनस कर दी, जबकि ये माइनस का 20 इधर जाके ऐड होगा तो 320 बनेगा। थीटा इज इक्वल टू 64 डिग्री। इधर आ जाओ, ये माइनस का 30 इधर जाके कितना बना प्लस का 30, सो 200 प्लस 30 कितना हो गया 230, चलो 230। थीटा इज इक्वल टू कितना 230/5, आंसर कितना आया 46 डिग्री सेल्सियस। तो जी हाँ, आप सही थे कि जब आप इन रोड की पोजीशन चेंज करोगे तो उसके जो जंक्शन का टेम्परेचर है वो भी चेंज होगा, कितना 46 डिग्री सेल्सियस अब टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पर पैरेलल कॉम्बिनेशन पर, तब तक के लिए आप इसको कॉपी कीजिए। हो गया बच्चों। तो इसमें कोई खास ज़्यादा एडिटिंग मतलब कुछ खास ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, सिंपल बेस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मतलब ये जो मैंने करवाया ये भी और जो अब करवाने जा रहा हूँ वो भी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है जो आपके सामने पेश होने वाला है, तो जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए आपके नन्हे मुन्ने क्वेश्चन का, जो एम्स 2015 या ऐसा कुछ में आया हुआ है। सर क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा यही बात कर रहा हूँ। देख, सिंपल सी प्यारी सी छोटी सी एक रोड है, खोपाच खोपाच खोपाच। अब इसको क्या किया, कुछ नहीं किया, इन दोनों को क्या किया मैंने, पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया। नालायक ने मुझे क्या बोला कि इन दोनों का थर्मल कंडक्टिविटी भी सेम, इन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम। खोपाच 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 खोपाच, इन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है। ये यार मैं यहाँ क्यों बना रहा हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है और इसकी लेंथ है स्मॉल l। तो फाइंड आउट के इक्विवेलेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन, क्या करना है, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, क्या करना है, आपको पता होना चाहिए। देखो
सुन रहा है ना तू। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था सर? के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2 स्वाहा, यही था। अब आपको अच्छे से पता है कि A1 बराबर है A2 बराबर है A के, और K1 बराबर है K2 बराबर है K के। पक्का? चल हो गया। चलो करते हैं के इक्विवेलेंट, नालायक के इक्विवेलेंट। अच्छा, K1 की जगह K पुट कर दो सर, A1 की जगह A पुट कर दो सर, बढ़िया। K2 की जगह K पुट कर दो सर, A2 की जगह A पुट कर दो। ये क्यों? क्योंकि आपको थर्मल कंडक्टिविटी भी बराबर दी हुई है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दोनों का बराबर है। ओके सर, A1 की जगह A पुट कर दो, A2 की जगह A पुट कर दो। फाइनली दिस इज ट्वाइस ऑफ KA एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ A। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो दे टू पच फाइन, नहीं, चलो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। करे चलो दैट इज। तो फाइनली इसका के इक्विवेलेंट कितना आया? कैपिटल के। इसका के इक्विवेलेंट कितना आया था? कैपिटल के। ठीक है, चलो ये तो। अब इसमें कौन सा दम था यार? अगर आप लोगों ने इस टाइम पे ये क्वेश्चन आ रहा होता थर्मल कंडक्टिविटी में से, बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी में से इतने इजी क्वेश्चन आते हैं जिससे फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है यार? सिंपल सा फॉर्मूला पुट करना, इससे इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। बच्चे फिर भी एग्ज़ाम के फियर में फोबिया, पता नहीं कैसा हो, एग्ज़ाम फोबिया होता है उनको, जो ऐसे क्वेश्चंस भी गलत करके आते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ाई करेंगे और ध्यान देके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, समझेंगे उसको, उसके दिल की भावनाओं को समझो। क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला है कि अपने दिल की भावनाओं को आपको सामने रखना चाहता है। हर क्वेश्चन क्या कहता है? अपने दिल की बात कहना चाहता है और आपको वो सुनना आना चाहिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं मज़ेदार, ये भी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है शायद। सर इतना पुराना ले लो यार, कभी कभी पुरानी बातें याद आ जाती है। फिर ये क्या बना रहे हो? रुक तो भाई, रुक तो सही, तो रुक तो सही, तो रुक में आया। बच्चों बहुत अच्छी बात है। बात क्या है? बात इतनी सी है कि मैंने उससे बात नहीं करी और वो भी मुझसे नाराज़ होकर चली गई। सॉरी बच्चों, अब बात करते हैं। देखना मैंने क्या किया, अब दो अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया के पाइप लिए, एक पाइप इधर और एक पाइप इधर। अब बड़े वाले पाइप के अंदर मैंने छोटा वाला पाइप आराम से फिट कर दिया। इसका क्रॉस सेक्शनल इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, ठीक है, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K1, ठीक है। इसकी रेडियस है अंदर वाले की कैपिटल R, और बाहर वाले की रेडियस है कितनी है? 2R। बाहर वाले की रेडियस कितनी है? 2R, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये 2 हो जाएगा। और मान लो बच्चों, इस वाले पाइप की जो थर्मल कंडक्टिविटी है, बाहर वाले पाइप की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कितनी है? K2। बाहर वाले पाइप की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या है? K2 है। आपको क्या निकालना है? इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। आपको क्या निकालनी है? इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। कैसे करें? ना तो सीरीज दिखाई दे रहा है ना पैरेलल। तो बच्चों इसकी लेंथ भी बराबर, जितना अंदर वाला है उतने ही लेंथ का बाहर वाला। तो ये क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये है क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे पता चला? देख, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो कंडीशन है, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग हो, लेंथ बराबर हो। मान लो इसका टेम्परेचर डिफरेंस T1 है, इसका टेम्परेचर डिफरेंस T2, लेंथ क्या हो? बराबर हो। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी अलग अलग है और इसकी लेंथ भी दोनों की बराबर है। तो मैंने इसको क्या एज्यूम किया कि ये क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तब अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अब बच्चों इसमें क्वेश्चन में गलती कहाँ हुई थी बच्चों से वो बताता हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बोल भैया, K1 A1 प्लस K2 A2, बोलता जा A1 प्लस A2, यही है, यही है। चलो
के इक्विवेलेंट आपको सिस्टम का निकालना है। पहले वाले अंदर वाले का बात करते हैं, तो अंदर वाले की थर्मल कंडक्टिविटी K1। अब बताओ, अब बात करते हैं एरिया। भाई K1 और K2 उसने गिवन है, अंदर वाले का एरिया A1 है और बाहर वाले का एरिया A2 है, ये मुझे पता नहीं है, ये मुझे पता नहीं। अब क्या करें सर? अच्छा, अंदर वाले का एरिया A1 है और उसने मुझे रेडियस दी हुई है अंदर वाले की, कितनी है? कैपिटल R। अंदर वाले की रेडियस कितनी है? कैपिटल R। अच्छा, अंदर वाला जो पाइप है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एक सिलेंडर की तरह बिहेव करेगा। तो इसका जो अंदर वाले का जो एरिया है वो कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर। अंदर वाले का एरिया कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर। A1 की वैल्यू आएगी। अब A2, इस बड़े वाले सिलेंडर की बड़े वाले सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी है? 2r। बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस कितनी है? 2r। इसका एरिया कितना होगा? सर क्या कर रहे हो? पाई इंटू 2r का स्क्वायर, बोले तो 4 पाई आर स्क्वायर, यही होगा। बड़े वाले सिलेंडर का एरिया कितना होगा? ये 2r इसकी रेडियस है, इसकी कितनी? r, तो इसका एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस कितनी? 2r, तो इसका एरिया कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। पक्का? नहीं, यहीं पे गलती हुई है बच्चों को। इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम ये जो एरिया लेते हैं, ये एरिया कौन सा एरिया लेते हैं? शेप के ऊपर डिपेंडेंट है या फिर जहाँ से आपकी हीट करंट फ्लो हो रही है? ये जो एरिया कंसीडर करते हो आप, ये एरिया कौन सा एरिया है एक्चुअली में? जिस एरिया पर आप हीट फ्लो करवा रहे हो वो एरिया, या फिर जो आप शेप ले रहे हो उसका एरिया। सोचो। तो बच्चों, ये जो एरिया हम लेते हैं ये वो एरिया है जहाँ से आपकी हीट करंट फ्लो होती है, जहाँ से आपकी हीट करंट फ्लो होती है। तो बच्चों, अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ से, भाई अंदर तो क्या है, इस अंदर अगर हीट फ्लो करवाऊंगा तो इस पूरे एरिया से हीट फ्लो हो जाएगी, ठीक है। बाहर यहाँ से भी हीट फ्लो होगी, 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 लेकिन अंदर से इस अंदर वाले पाइप से नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इस अंदर वाले पाइप से तो पहले ही हो चुकी है। तो अब बचा कुचा एरिया कितना है? तो जो एरिया आप लोगे वो कितना लोगे? 4 पाई आर स्क्वायर माइनस अंदर वाले सिलेंडर का एरिया। 4 पाई आर स्क्वायर माइनस अंदर वाले सिलेंडर का एरिया। तो जो बचा जो एरिया है ये शेडेड एरिया, ये शेडेड एरिया आ जाएगा और यहीं से आपकी हीट करंट फ्लो होगी। तो जो A2 आएगा वो A2 क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, बोले तो 3 पाई आर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो वैल्यू पुट करो। K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1, A1 बोलो पाई आर स्क्वायर प्लस K2, A2 बोलो 3 पाई आर स्क्वायर, A1 प्लस A2 बोले तो 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों को सम कर दिया, 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कॉमन लेके काट दो, क्या बचेगा? K1 प्लस 3K2 अपॉन 4। ऑप्शन खत्म। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यही थी। इंपॉर्टेंट बात क्या? बच्चों ने इसको क्या कंसीडर किया? पूरे हीट करंट, पूरे एरिया को 4 पाई आर स्क्वायर लिया, लेकिन वो नहीं है एक्चुअली में। अब बच्चों सुनना बात को, अगर मैं यहाँ से हीट फ्लो करवा रहा हूँ, अब मैं इसमें इंक फ्लो करवाऊँगा। अब इस मार्कर में मैं क्या करता हूँ? इंक फ्लो करवाता हूँ। तो इंक कहाँ फ्लो होगी? इंक कहाँ फ्लो होगी? इंक इसकी रिफिल में फ्लो होगी। चल बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। वेरी गुड। अब बच्चों ये वाला केस बिल्कुल ऐसा है, ये बड़ा वाला सिलेंडर और ये छोटे वाला सिलेंडर। अब मैंने इसको इसमें इस तरीके से पुटअप किया हुआ है। अब जैसे ही मैं हीट फ्लो करवा रहा हूँ या इंक डाल रहा हूँ, तो इंक इसमें तो आप डाल चुके हो, लेकिन बाहर वाले सिलेंडर के लिए इंक कहाँ जाएगी? बाहर वाले सिलेंडर के लिए इंक कहाँ जाएगी? जितना स्पेस बचा हुआ है, अंदर क्या है? ये रिफिल है। अंदर क्या है? रिफिल पैक हो चुकी है, ठीक है। अब मैं इसमें इंक डाल रहा हूँ, तो इंक कहाँ जाएगी? मुझे क्या है? इंक डालनी है। इंक रिफिल में भी डालनी है और इंक मुझे इस पेन के शेल में भी, इस पेन के, ये जो पेन है इस पेन के शेल में भी मुझे इंक फ्लो करवानी है और मुझे इंक इस रिफिल में भी फ्लो करवानी है। तो रिफिल में तो फ्लो हो गई, रिफिल में तो फ्लो हो गई, लेकिन क्या मार्कर में, पूरे मार्कर में इंक जाएगी?
नहीं जाएगी। कहाँ जाएगी? इस रिफिल के जाने के बाद जितना एरिया बचता है उस एरिया में। तो हीट करंट कहाँ जाएगी? इस छोटे वाले पाइप के बाद में जितना एरिया बचता है उसमें हीट फ्लो होगी। अगर मैं यहाँ से इसको निकाल दूँ तो यहाँ का जो एरिया बचेगा उसमें कोई हीट नहीं है, उसमें कोई हीट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी हीट तो इस छोटे वाले पाइप से अंदर पहले ही फ्लो हो चुकी है। तो ये था बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम वापस से इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास यहीं डिसमिस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और 2 कंसेप्ट और नए कंसेप्ट हैं जो आपके नीट में और मेंस वगैरह में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो आपकी एनसीईआरटी से अलग कंसेप्ट है, वो करेंगे। उसके बाद हम हमारा चैप्टर को कंडक्शन को ख़त्म करेंगे और कन्वेक्शन पे चले जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कंडक्शन का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई नियमित रूप से करते रहिए। तब तक के लिए क्लास को डिसमिस करते हैं।